हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सावित्रीबाई फुले जो आपका विमेन इन इंडिया का सेकंड टॉपिक है उस पर बात करने जा रहे हैं। सावित्रीबाई फुले को हम प्रथम शिक्षाविद के रूप में तथा महिला समाज सुधारक और महिला शक्ति आंदोलन की जन्मदात्री के रूप में जानते हैं। और हम जिस समय की बात कर रहे हैं जब उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया था, उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जहां एक और महिलाओं को पुरुषवादी समाज से जूझना पड़ रहा था, वहीं समाज की जो रूढ़िवादी सोच थी उससे भी उनको सामना करना पड़ रहा था। और उस रूढ़िवादी सोच के कारण उनको तरह तरह की यातनाएं और अत्याचार भी सहने पड़ते थे। घर की देहरी वो लांघ करके नहीं जा सकती थी और घूंघट उठा करके भी वे बात नहीं कर सकती थी। ऐसे समय में महिलाओं के स्वाभिमान को और उनके अस्तित्व को, उनकी अस्मिता को बचाने के लिए इन विषम परिस्थितियों में एक महिला सामने आई जो सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने समाज सुधार और महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त करने का अपना पूरा प्रयास किया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के पुणे और सतारा मार्ग पर नेगांव करके एक स्थान है, वहां पर हुआ था। उनके पिता का नाम खांडोजी निवासे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 1840 में मात्र 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था और विवाह उनका ज्योतिराव फुले के साथ में हुआ था। विवाह के बाद में उन्होंने शिक्षा ज्योतिराव फुले ने अपने साथ में रख करके उनको दी थी, पर छोटी उम्र में शादी हो जाने के कारण उनका विवाह, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। दूसरा उनके जीवन में जो असंतोष रहा वह ये है कि उनको निसंतान थे। वे दोनों दंपति निसंतान थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक विधवा ब्राह्मण महिला काशीबाई के पुत्र को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने यशवंत राव दिया और उसको उन्होंने पाला पोसा और उसको अपने साथ में रख करके डॉक्टर बनाया था। शिक्षा, जैसे कि मैं कह रही थी कि उनकी नहीं हुई थी, ज्योतिराव फुले ने उनका प्रबंध घर पे ही किया और उनको पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाई के लिए उनके मित्र यानी कि ज्योतिराव फुले के मित्र सखाराम यशवंत परांजपे और दूसरे मित्र केशव शिवराम भावलकर जो थे, उन्होंने घर पे रह करके उनको शिक्षित करना प्रारंभ किया। इस प्रकार बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात में उन्होंने 2 जगह पे ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त किया था। वह पहला प्रशिक्षण उन्होंने अमेरिकन मिशनरी के यहाँ पे लिया था, जिसको चला रही थी सिंथिया फरार, और दूसरा उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल में ही ट्रेनिंग ली थी। और इस तरह से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे उनके साथ में व्यवहार किया जाता है और शिक्षा को कैसे रुचिकर बनाया जाता है, इसकी प्रशिक्षण लिया था। और यह प्रशिक्षण लेने के पश्चात वह देश की प्रथम महिला बनी जिनको कि शिक्षित होने के साथ साथ एक स्कूल में शिक्षिका होने तथा हेड मिस्ट्रेस, प्रधानाध्यापक का पद संभालने की भी जिम्मेदारी मिली थी। इस तरह से हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने अपना करियर एक स्कूल टीचर के रूप में शुरू किया था। बाद में उन्होंने अपने पति के साथ, ज्योतिराव फुले के साथ में मिलकर छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह को लेकर के कार्य करने शुरू करे। उन्होंने शूद्र, अति शूद्र और स्त्री शिक्षा, ये 3 उनके बेसिक पॉइंट्स थे कि उन्होंने जो शूद्र थे और अति शूद्र थे उन व्यक्तियों के साथ में कार्य किया। उनको घर की देहरी को लांघ करके पढ़ने का प्रलोभन दिया और उनको पढ़ाई के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस प्रकार से उन्होंने घर घर जाकर के बच्चों को इकट्ठा किया, महिलाओं को इकट्ठा किया ताकि वो स्कूली शिक्षा ले सकें। उनका मानना यह था कि अगर
एक स्त्री शिक्षित होगी तो वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित कर पाएगी। अतः लड़कियों की शिक्षा पे उन्होंने सर्वप्रथम जोर दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपना करियर जब प्रारंभ किया तो पुणे के ही महारवाड़ा में एक स्कूल खोला था और इस स्कूल में उन्होंने यह 1848 में खोला था और मात्र 9 विद्यार्थियों के साथ में स्कूली शिक्षा प्रारंभ करी थी। यहाँ पर उनका साथ सगुना बाई, जो कि स्वयं खुद भी एक नारी शक्ति का प्रतीक थी और एक क्रांतिकारी विचार स्त्रियों के प्रति रखती थी, उन्होंने इनके साथ में सावित्रीबाई फुले के साथ में कार्य करना प्रारंभ किया था। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूं कि सगुना बाई ने ज्योतिराव फुले को भी इन स्कूलों को खोलने में काफ़ी मदद की थी। इस प्रकार से पहला स्कूल महारवाड़ा में खोला और भीड़ेवाड़ा, दूसरा स्कूल उन्होंने भीड़ेवाड़ा में खोला जो सगुना बाई की मदद से खोला गया था। यह तात्या साहब भीड़े का होम टाउन था जहाँ पर ये खोला गया था और वहाँ पर भीड़े वाला जो मैं जगह बता रही हूँ, वहाँ पर उन्होंने जो भीड़े थे, ज्योतिराव फुले के जो मित्र थे तात्या साहब भीड़े जो थे, उनके साथ में मिल करके स्कूलों में बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। अब इन स्कूलों में जो करिकुलम रखा गया था, जिसके आधार पर शिक्षा दी जा रही थी, वह वेस्टर्न शिक्षा से काफ़ी प्रभावित था और इसमें उन्होंने मैथमेटिक्स रखी थी, साइंस रखी थी और सोशल स्टडीज़, ये 3 चीज़ें उन्होंने कंपल्सरीली ही रखी थी। 1851 में हम देखते हैं कि 3 स्कूल खोल लिए गए थे और इन तीनों में उन्होंने अलग अलग करिकुलम रखा था और स्टूडेंट्स जो थे यहाँ पे काफ़ी भर्ती होते जा रहे थे, क्योंकि इनका करिकुलम जो था वह सरकारी स्कूलों से बिल्कुल ही अलग था। यहाँ पर उन्होंने स्कूलों में खेलकूद भी शामिल रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि खेलकूद से ही एक व्यक्ति का चरित्र का निर्माण व व्यक्तित्व का विकास भी होता है। एक चीज़ और यहाँ जो ध्यान देने योग्य है कि गवर्नमेंट स्कूल में जितने छात्र भर्ती हुए थे, उससे अधिक संख्या में छात्राएं जो थी वह इनके स्कूल में भर्ती हुई थी। इस तरह से इन्होंने जो प्रथम 3 स्कूल खोले, उससे काफ़ी रोष आसपास के क्षेत्रों में बढ़ गया था, क्योंकि वे लोग जो कंजर्वेटिव विचार के थे वे नहीं चाहते थे, या दकियानूसी थे, वे नहीं चाहते थे कि उनकी लड़कियां जो हैं वे स्कूलों में जाएं और पढ़ाई करें। वो ये कहते थे कि सावित्रीबाई फुले जो हैं वे लड़कियों को पढ़ने के लिए बुलाती हैं, उनको नए विचारों से या क्रांतिकारी विचार उनके मन में भरती है जो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। और आपको इस समय ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि सावित्रीबाई फुले जब काम करने के लिए निकलती थी तो अपने साथ में एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर के चलती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि जब वो गलियों में बच्चों को बुलाने के लिए जाती थी या घरों में जाती थी तो ऊपर से लोग उनके ऊपर गोबर, कचरा, कूड़ा और गंदी चीज़ें फेंका करते थे। तो वो एक साड़ी रखती थी ताकि वो जा करके वे बदल सके। और ये जो कचरा और ये सब फेंकने का जो तरीका था, वर्बल यानी मुंह से बोल करके भी उनको गालियां दी जाती थी, उनको काफ़ी नीचा दिखाया जाता था। यह इसलिए किया जाता था ताकि वो अपने इस कार्य करने के निर्णय से पीछे हट जाएं। पर इतना होने के बावजूद भी उन्होंने ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने उन सभी जो छोटे या निम्न जाति के शूद्र थे उन लोगों को पढ़ाना शुरू करा था।
और इसीलिए उन्होंने महार जाति के लोग जो थे, मगहार जाति के लोग जो थे, इन लोगों को अपने स्कूलों में शिक्षा देने के लिए बुलाया था और भर्ती भी करा था। वे लोग जो इतने समय से कभी भी शिक्षा के लिए आगे नहीं आए थे, उन्हें अचानक से जब शिक्षा का यह मौका मिला तो बहुत सारे लोग इसको आने के लिए, शिक्षा पाने के लिए तैयार हो गए थे और स्कूलों उनकी जो संख्या थी वह लगातार बढ़ती जा रही थी। उनके इस कार्य से अपर वर्ग के जो लोग थे, ऊंचे वर्ग के लोग थे, वो तो विरोध कर ही रहे थे। यहाँ तक कि उन्हें निम्न अपने ही घर में, ज्योतिराव फुले को अपने ही घर में विरोध का सामना करना पड़ा था और उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर भी निकाल दिया था और उनको अपने एक फ्रेंड उस्मान शेख के साथ में जाकर के रहना पड़ा था, जहाँ पर सावित्रीबाई फुले की मुलाकात फातिमा बेगम शेख से हुई, जो उनकी एक बहुत अच्छी मित्र साबित हुई और जिन्होंने आगे चल करके उनको स्कूलों के निर्माण में, स्कूलों के एस्टैब्लिश करने में सहायता दी थी। 1805 में 2 स्कूलों का ट्रस्ट वे बना चुके थे और इन स्कूलों का नाम उन्होंने रखा था द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, और दूसरा रखा था महार मंगा जाति जो थी, और उनके प्रमोशन, उनके विकास के लिए उन्होंने एक सोसाइटी निर्माण करी थी ताकि इन दोनों ट्रस्टों के माध्यम से वे ऐसे स्कूलों की स्थापना कर सके जहां पर ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के साथ साथ उन्होंने कई कार्य भी शामिल रखे थे। न केवल उन्होंने शिक्षा के लिए ही कार्य किया, वरन उन्होंने विधवा विवाह का भी, पुनर्विवाह कराने का भी प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने एक समाज, सत्य शोधक समाज, जो ज्योतिराव फुले को जब हम पढ़ेंगे मैं उस समय इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, उस समाज के माध्यम से उन्होंने बिना दहेज के, बिना पंडितों के ही विवाह संपन्न कराने प्रारंभ किया और सबसे पहला अंतरजातीय विवाह उन्होंने 4 फरवरी 1879 को कराया था और अपने दत्तक पुत्र का भी इसी तरह से उन्होंने विवाह करवाया था और यह विवाह जो था वह पहला अंतरजातीय विवाह था। इन विवाहों में जो इस तरह के पुनर्विवाह, विधवाओं के जो पुनर्विवाह कराती थी, उसमें उनको खर्चे जो भी आते थे वे स्वयं ही इसका खर्चा उठाती थी। इसके लिए उन्होंने कभी भी किसी और से समाज सेवा या और कार्य करने की उम्मीद नहीं रखी थी और ना ही उन्होंने कोई मांग करी थी। इस तरह से एक नारीवादी शक्ति को उन्होंने स्थापित किया था। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन्होंने लेखन कार्य भी करा था। उन्होंने सबसे पहले जो अपनी पुस्तक लिखी थी वह थी काव्य पे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम जो था वह काव्या फूले करके ही वह प्रकाशित हुई थी। और दूसरी पुस्तक उन्होंने भवन काशी सुबोध रत्नाकर नाम से करी थी। ये 2 पुस्तकें उनकी 1892 में, मतलब 1892 में उनके प्रकाशित होकर के सामने आ चुकी थी। इसके लिए उनको एक उन्होंने पोयम भी लिखी थी जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगी कि उन्होंने किस प्रकार से कहा था कि ज्ञान के बिना, शिक्षा से संबंधित ही उन्होंने एक वो लिखी थी, कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं, इसीलिए खाली नहीं बैठें और जाओ जा करके शिक्षा लो। और उनके इसी कार्यों को देखते हुए उस समय अंग्रेजी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें सम्मानित किया था। बाद में तो फिर केंद्र सरकार ने और महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको सम्मानित किया और उनके नाम पे उन्होंने डाक टिकट भी जारी रखे थे। तो इस तरह से सावित्रीबाई फुले ने
न केवल बाल विवाह को रोका, पुनर्विवाह को उन्होंने पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पूरे जीवन को इसी पे ही समर्पित कर दिया था। बाद की हम बात करें कि उनके इस कार्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, तो ये मैं ज्योतिराव फुले जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। परंतु उनके लिए एक महत्वपूर्ण जो था वह ये कि अपनी मृत्यु भी उन्होंने वैसे ही प्राप्त करी जैसे जुझारू वो पूरे जीवन भर रही थी। जिस प्रकार से वो भाग दौड़ करके बच्चों को इकट्ठा करती थी, बीमार वालों बच्चों को और बड़ों को वो हॉस्पिटल ले जाया करती थी। अपने पुत्र को भी इसीलिए उन्होंने डॉक्टर बनाया था और लड़कियों को वो घर चलाने की शिक्षा दिया करती थी। उसी तरह से उस समय प्लेग फैला हुआ था और वह प्लेग एपिडेमिक के रूप में पूरे महाराष्ट्र में और फैला हुआ था। उस समय पुणे में वो अपने घर में बैठी हुई थी और उनके पास में एक समाचार आया कि महार जाति का ही एक व्यक्ति है जो बीमार बहुत है और उसको अस्पताल ले जाना है। कोई साधन नहीं मिलने के उपरांत वह अपनी पीठ पे लाद करके उनको लेकर के गई। उससे उन्होंने भी इन्फेक्शन कैच किया और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। तो हम उनको लक्ष्मीबाई के जैसे ही आंक सकते हैं कि जैसे लक्ष्मीबाई अपने पीठ पर लाद करके बच्चे को लेकर के लड़ाई लड़ती रहीं, वैसे ही उन्होंने भी बीमार लोगों की सेवा करी। प्लेग से वो बिल्कुल नहीं डरी और हर जने की उन्होंने समाज में शूद्र से शूद्र वर्ग की भी उन्होंने समाज में सेवा करी। थैंक यू। बाकी हम व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज हो।